हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर सही और सटीक मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप उन्हें भी जा करके सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें पूछा गया है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा था? तो ये 1665 ईस्वी में देखा था। देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने देखा है, तो आप वैज्ञानिक में सिर्फ रॉबर्ट हुक को करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे 1665 इसलिए बनाया कि अगर आपके पास जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा, तो आप वहां पे इसको याद रखेंगे 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है, यानी कोशिका का बना होने के कारण कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक का मतलब होता है आकार, और क्रियात्मक का मतलब होता है जो उसमें क्रिया होता है बढ़ने की, और उसके साथ पाचन, यानी जो भी क्रिया उसमें होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक। ठीक है, संरचनात्मक का मतलब आकार, जैसे 5 फुट का है तो ये आपका संरचनात्मक हो गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। देखिए कोशिका जो भित्ति है वो आपका पादप कोशिका में पाई जाती है। ध्यान रखना है कहाँ पे, पादप कोशिका। पादप कोशिका कहने का मतलब पेड़ पौधों में। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पादप कोशिकाओं का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोगों को पता भी होगा, पावर हाउस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस। ठीक है, या हिंदी में आप कहें तो बिजली घर। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। और इसमें एक एंजाइम का भंडार होता है, आप इसको याद रखेंगे, हाइड्रोलिटिक। क्या नाम रखेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का ये भंडार होता है। कौन सी, लाइसोसोम। ठीक है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और इसमें एक एंजाइम भरा होता है हाइड्रोलिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राइबोसोम। ठीक है, कहाँ पे, राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो लवक कहाँ पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा हरित लवक। ठीक है, आपने नाम सुना होगा हरित लवक, तो ये लवक का ही रूप है। और ये जो हरित लवक है आपको पता ही होगा ये किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखिए जिनमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप ध्यान रखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, या कहीं कहीं आप इसका लवक भी नाम सुनेंगे। तो लवक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो भोजन का जो संपूर्ण ऑक्सीकरण है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन तो इसमें है नहीं, ये आपका तिलक उत्तरीय है। अगर ऑप्शन वाला रहे तो आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्लिक करिएगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हमने सीरीज करा रखा है, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है, यानी मुख्य रूप से अंतर क्या है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है कि जो कोशिका भित्ति है ना, ये सेलुलोज की बनी होती है। कौन सी, कोशिका भित्ति।
और ये जो कोशिका झिल्ली है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पे एक मुख्य अंतर है कि आखिर ये दोनों बना किस चीज का होता है, तो एक तो आपका सेलुलोज का और एक आपका लिपिड और प्रोटीन का। तो इसलिए यहाँ पे एक सेलुलोज बनेगा और एक लिपिड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। कोशिका झिल्ली को जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है ये क्यों कहते हैं इसको। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ ही पदार्थ अंदर और तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। और सब पदार्थ जब अंदर बाहर नहीं जाएगा इसी कारण इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नहीं। ये जो अब आपके मन में आ रहा होगा सर सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये जो सेंट्रोसोम है ना ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका मतलब हम मनुष्यों में, हम लोग जंतु के अंतर्गत आते हैं और पादप कोशिका का मतलब पेड़ पौधा आता है। ठीक है, तो जो सेंट्रोसोम है वो हम मनुष्य जीव जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे हमने छोड़ दिया है जो गोल्जी जो उपकरण है वो कहाँ पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर में हमने लिखा जो गोल्जी उपकरण है ये आपका जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका मतलब हम जीव जंतुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य होता है वो खाद्य संचय मतलब खाद्य को भंडारण करने, खाद्य मतलब यहाँ पे क्या होगा जो भोजन होता है ना, ठीक है, जो भोजन का ये संचय करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, और ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, या आप सीधे कह सकते हैं कि ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो अंतःप्रद्रवी जो जालिका है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक आपका चिकनी और एक आपका खुरदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें पूछा गया है कि कौन सी कोशिकीय रचना जिन वाहक है। जिन का वाहक कौन होता है, तो आप सभी को पता होगा गुणसूत्र। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 17, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। जो क्रोमैटिन धागे हैं वो कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन धागे हैं ये क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जीन किसे कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को। जीन किसको कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म तो भी हमने आपको बता ही दिया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। देखिए क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है वो आपका डीएनए और प्रोटीन से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर डीएनए और प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है केंद्रिका कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रिका जो है वो आपका केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होता है। डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रिका कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे ये केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो आप बताएंगे कि केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में बनता है। और अगर आपको डिटेल से पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होता है जो केंद्रक के अंदर होता है। तो इसी छोटा और छोटी जो गोलाकार अंडाकार रचना है इसी को केंद्रिका कहा जाता है। देखिए केंद्रक और केंद्रिका में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि केंद्रक केंद्रिका बन जाएगा और केंद्रिका केंद्रक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में या मृत कोशिकाओं में। ध्यान रखना है किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो जो कम क्रिया करने वाली कोशिका होगी या जो मृत कोशिका होगी उसमें आपका ये केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। या कहीं कहीं अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में अगर बात करें तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
उसी प्रकार अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें ये केंद्रक पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर जिस तरीके से आपसे पूछा जाए उस तरीके से आप यहाँ पे जवाब देंगे। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बना भी पाए होंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विसरण। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है? यहाँ पे संरचना पूछा है, क्रिया नहीं पूछा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टोमाटा, या एक और इसका नाम है रंध्र। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है कि पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? ध्यान रखना, पौधे के मूल रोम से जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रासरण। ठीक है, अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे जिसमें पूछा गया है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे आप पढ़ेंगे उत्तक, तो आप वहां पे समझ में आएगा आपको कि उत्तक से हमारा शरीर कैसे निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कोशिकाओं से मिलकर हमारा जो शरीर है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोषीय जीवों में बहुकोषीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? जो बहुकोषीय जीव है, जैसे हम मनुष्य में हमारे शरीर के अंदर कोशिका का विकास कैसे हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोशिका विभाजन द्वारा। जैसे पहले आपका हाथ इतना था, अब आपका हाथ इतना बड़ा हो गया, तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे ये विभाजन हुआ, यानी धीरे धीरे ये बढ़ते गया। तो ध्यान रखना है कोशिका विभाजन क्रिया के द्वारा हमारे जो शरीर का विकास है, हमारे जो कोशिका का विकास है वो होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 में पूछा गया है कि एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अगर इसमें आपका जीव के नाम पूछ ले तो आप जीव का नाम बताएंगे अमीबा, जो कैसा जीव है? एक कोशीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में पूछा गया है कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो जीवों के शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या है वो उसके शरीर के आकार पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा जीव है, कितना बड़ा उसका आकार है। ठीक है, जितना बड़ा आकार होगा उतना ही उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, और जिसमें जितना ही आकार छोटा होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या उतना ही कम होगी। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर जिसमें पूछा गया है केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। कब बताया था? तो आप लोग को पता होगा, ये 1831 में बताया था। तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, ये कौन कहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विर्चो। और विर्चो ने कब कहा था? तो 1855 में कहा था। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। इसका एक नाम है जीव द्रव, इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा है कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? और आप सभी को पता है कि जो कोशिका भित्ति है वो किसमें पाया जाता है? तो ये पादप कोशिका में या पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी होती है? तो ये सेलुलोज के कारण होता है। ध्यान रखना, सेलुलोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग, और आप सभी को पता होगा कोशिकांग कौन कौन सी हैं? एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है और लाइसोसोम है। तो ये सभी आपके कोशिकांग हैं। तो इन कोशिकांगों में वो कौन सा कोशिकांग है
जिसमें झिल्ली युक्त पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो किस में पाया जाता है? तो हम मनुष्यों में या बहुकोषीय जीवों में। ठीक है, बहुकोषीय मतलब जीव जंतु जो हो गए उनमें, पादप कोशिका में यूकैरियोटिक नहीं पाया जाता, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती हैं? ये क्वेश्चन आपके बुक में रिपीटेड है, तो हमने भी यहाँ पे आपको टाइप किया है क्योंकि बहुत से बच्चे पूछने लगेंगे सर 34 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वही होगा जो हमने ऊपर आपको बताया था। दो प्रकार के अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, एक तो आपका खुरदरी होता है और एक आपका चिकनी होता है। अगला क्वेश्चन, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। पोलोराइबोसोम या उसे हम लोग पॉलीसोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? डिक्टियोसोम। क्या बनेगा? डिक्टियोसोम। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया है कि कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से जो घेरने वाली झिल्ली होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा है कि केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केंद्रक छिद्रों के द्वारा होता है। किन छिद्रों पूछा है? तो यहाँ पे केंद्रक छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा है क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? जो क्रोमैटिन जालिका है वो आपका केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ध्यान रखना, केंद्रक द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा है आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछे हैं, आरएनए का फुल फॉर्म। तो आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आपका केंद्रिका में होता है। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा सेंट्रोमियर पर। कहाँ? सेंट्रोमियर पर। अगला क्वेश्चन 42 जिसमें पूछा है क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलोमियर। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा है मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। अगर जोड़ी में पूछ ले तो आप यहां से बताएंगे 23 जोड़ी। ठीक है, क्या बताएंगे? 23 जोड़ी मानव शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्यों के अनुरूप। जैसा आप कार्य करेंगे उस प्रकार की आपकी कोशिका का आकार होगा और उसकी आकृति होगा। ठीक है, जैसे आप बहुत हार्ड काम करते हैं तो आपकी कोशिका बहुत सख्त होगी। जो आदमी हार्ड काम नहीं करता, ऐसे बैठे होते हैं, तो उनका कोशिका हार्ड काम करने वाले से डिफर होगा, अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। तो आपका राइट आंसर बनेगा कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा है कि रंगीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो रंगीन या श्वेत प्लास्टिड को हम लोग एक नाम दिए हैं जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ल्यूकोप्लास्ट। और ये जो प्लास्टिड है ये आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें कहा है कि गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? कुंडिकाओं, या उसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं।
जो गोल्जी उपकरण के चारों ओर झिल्ली से घिरी जो होती है समांतर नलिकाएं, इसको हम लोग बोलते हैं कुंडिकाओं या सिस्टर्नी। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें पूछा है क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? तो तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा कहा जाता है, ध्यान रखना है, स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा है किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा झिल्ली के अभाव के कारण। ठीक है, झिल्ली के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन, फूलों में विभिन्न रंग, ठीक है, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? यानी आप उस प्लास्टिड का नाम बताइए जो फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करता है, या फूलों की जगह पे आपको फूल और फल दोनों लिखे, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा? क्रोमो। ये आपके फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, फलों में बीज का जो रंग है उसको भी प्रदान करता है। तो ये कौन सा है? क्रोमो। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।